नमस्कार। क्या कोई अगर बहुत स्मार्ट है तो वो क्रिएटिव भी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। तो आज हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच के इसी मजेदार रिश्ते को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो सवाल ये है कि क्या सच में ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या ये बस एक आम सोच है। चलिए देखते हैं कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। रिसर्च हमें बताती है कि हाँ, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच एक पॉजिटिव रिश्ता तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आम तौर पर जहां एक चीज होती है वहां दूसरी के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल इन आपस में जुड़े हुए गियर्स की तरह। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है। ये रिश्ता जितना सिंपल दिखता है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। सोचिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो हर जीनियस एक कमाल का आर्टिस्ट होता और हर आर्टिस्ट एक जीनियस। पर असल में ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो फिर इस पहेली का असली जवाब क्या है? इस बात को 1920s की एक क्लासिक स्टडी साबित करती है। टर्मन नाम के एक रिसर्चर ने पाया कि जिन लोगों का आईक्यू बहुत ज्यादा था, जरूरी नहीं कि वो बहुत क्रिएटिव भी हों। जैसा कि ये वेन डायग्राम दिखा रहा है, ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से मिलती तो हैं, पर पूरी तरह एक नहीं है। कुछ लोग बहुत हाई आईक्यू वाले हो सकते हैं पर क्रिएटिव नहीं, और कुछ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं पर उनका आईक्यू शायद उतना ज्यादा ना हो। तो ये समझने के लिए कि हाई इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी की गारंटी क्यों नहीं है, हमें पहले खुद क्रिएटिविटी को ही तोड़कर समझना होगा। तो चलिए इसके 4 मेन एलिमेंट्स पर नजर डालते हैं। क्रिएटिविटी को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है FFOE मॉडल। ये 4 चीजों का एक फ्रेमवर्क है: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला F है फ्लुएंसी, यानी बहुत सारे आइडियाज फटाफट सोच पाना, जैसे कोई नदी बह रही हो। दूसरा F है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कितनी अलग अलग तरह की चीजें सोची जा सकती हैं, जैसे बांस किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। फिर आता है O, ओरिजिनलिटी, यानी आइडिया कितना यूनिक है, कितना नया है, किसी दुर्लभ हीरे की तरह। और आखिर में है E, इलैबोरेशन, यानी अपने आइडिया में और डिटेल्स भरना, उसे और बेहतर बनाना, जैसे एक पत्ती की बारीक नस उसे पूरा करती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए क्रिएटिविटी के हिस्से। पर इन आइडियाज के पीछे का इंजन क्या है? वो कौन सी मेंटल प्रोसेस है जो इन्हें चलाती है? इसका जवाब छुपा है 2 अलग अलग तरह की सोच में। एक साइकोलॉजिस्ट थे JP गिलफोर्ड। उन्होंने 2 तरह की सोच की पहचान की। पहली डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कई दिशाओं में फैलती है, और दूसरी कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का सीधा कनेक्शन है क्रिएटिविटी से। यही है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, जहां मकसद होता है एक प्रॉब्लम के कई सारे अलग अलग सॉल्यूशन खोजना। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, तब हम इसी सोच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके ठीक उलट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसका रिश्ता इंटेलिजेंस से है। इसका मकसद होता है बस एक सही जवाब ढूंढना। ये लॉजिक और एक्यूरेसी पर चलती है। जैसे जब कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो इसी सोच का इस्तेमाल करता है। तो आइए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है क्रिएटिविटी और बहुत सारे सॉल्यूशंस, वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है इंटेलिजेंस और एक सही सॉल्यूशन। एक सोच को फैलाती है तो दूसरी उसे एक पॉइंट पर ले आती है। तो अब हमारे पास पजल के सारे पीस हैं: रिश्ता, हिस्से और प्रोसेस। अब टाइम है इन सबको जोड़कर पूरी पिक्चर देखने का। और ये है सबसे जरूरी बात। हो सकता है कि हर डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव ना हो, लेकिन हर क्रिएटिव इंसान एक डाइवर्जेंट थिंकर जरूर होता है। मतलब ये क्रिएटिविटी के लिए एक जरूरी शर्त है, पर अकेली गारंटी नहीं। तो संक्षेप में कहें तो हमारी ये पूरी बातचीत एक सवाल से शुरू हुई, जिसका जवाब मिला हाँ, एक पॉजिटिव रिश्ता है। फिर हमने क्रिएटिविटी को उसके 4 हिस्सों FFOE में समझा, और आखिर में हमने इसे चलाने वाली 2 प्रोसेस, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को जाना। और अब आखिर में एक सवाल: कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कौन सी सोच किसी पर ज्यादा हावी होती है? क्या कोई एक सही जवाब ढूंढने में माहिर है, या कई संभावनाओं को खोजना पसंद करता है? अपनी सोच के स्टाइल को समझना असल में खुद को बेहतर जानने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है।